पत्रकारों पर छापेमारी हो गई, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। अब अगला टारगेट कौन है, क्या है और वो कौन सी चीज है जो ये निर्धारित करेगी कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। दरअसल देश के भीतर एक सुनामी की शुरुआत हो गई है और इस सुनामी की लहरों का वेग ये तय करेगा कि इन्हें कम करने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से क्या क्या किया जाना है। तो इस सुनामी पर अच्छे से बात करेंगे, बेहद आसान भाषा में चर्चा होगी। इसके साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने एक बार फिर से मोदी सरकार के सबसे मजबूत हथियार को जबरदस्त फटकार लगाई है। वहीं पत्रकारों पर कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया है पत्र के माध्यम से। इस पत्र में जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। याद करिए, कई बार छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाते हुए लोग जेब में हाथ डालकर और जेब फुलाकर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये काम करो, हमारी बात मानो, तो जेब से मिठाई निकाल कर देंगे, पैसा निकाल कर देंगे। सवाल ये है कि क्या यही काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जेब फुलाकर देश की जनता को दिखा रहे हैं रैलियों में। ये मामला बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से देखिएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमलों की बौछार की है, यहां तक कि उन्हें झूठ का सरदार तक कह दिया है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बगल में है उसको दबाना जरूरी होता है, तभी वीडियो तुरंत मिलेगी। इसके अलावा एक और अपील है, और वो ये कि यदि आपको वीडियो नहीं मिलती है तो यूट्यूब या फेसबुक के सर्च बार में जाइए, चैनल का नाम लोकहित इंडिया टाइप करिए, इसके बाद चैनल खुलेगा, वहां पर जाकर हमारी वीडियो को देखिए। पिछले कई दिनों से लोगों का कहना है कि वीडियो प्ले नहीं होती है, कभी आवाज गायब हो जाती है, कभी वीडियो चलते चलते रुक जाती है। कुछ मामलों में ये इंटरनेट की समस्या हो सकती है, मगर यदि समस्या इंटरनेट की होती तो कोई भी वीडियो नहीं चलता, किसी अन्य चैनल का वीडियो भी नहीं चलता। ये सारी घटना हमारी लेटेस्ट वीडियो के साथ हो रही है। तो आपको बता दें कि यदि वीडियो तुरंत ना चले तो थोड़ी देर बाद देख लिया करिए, मगर देखिए जरूर, और लाइक और शेयर तो एकदम किया करिए, क्योंकि वो लोग बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं ऐसा महसूस हो रहा है। 1 अक्टूबर 2023 दिल्ली में लाखों की भीड़ रामलीला मैदान में इकट्ठा होती है पुरानी पेंशन की मांग को लेकर। पूरा का पूरा गोदी मीडिया जबरदस्त तरीके से इसका बायकॉट करता हुआ दिखता है। छिटपुट रिपोर्टिंग को छोड़ दिया जाए तो हर तरफ सवाल उठे कि लोकतंत्र की अम्मा के भीतर लाखों लोगों की आवाज इस तरह से कैसे गायब की जा सकती है। यह अलग बात है कि सरकारी कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी संख्या 1 करोड़ के आसपास है और वोटों की बात करें तो 5 करोड़ की संख्या में हमारे पास लगभग वोट पाया जाता है। यदि मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो दिल्ली की सरकार बदल देंगे। यह घटना 1 अक्टूबर को होती है और इसके बाद आता है 2 अक्टूबर। बिहार सरकार जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा जारी करती है, जिसमें पता चलता है कि बिहार में ओबीसी की जनसंख्या 63% से अधिक है। और जैसे ही 2 अक्टूबर को यह आंकड़ा सामने आता है, जिन लोगों ने भी पिछले 9 सालों की सत्ता को बारीकी से देखा है, उसके काम करने के अंदाज को बारीकी से समझा है, वो अंदाजा लगाने लगे थे कि इतने बड़े मामले को दबाने या फिर इससे ध्यान भटकाने के लिए बड़े स्तर पर कोई न कोई मुद्दा तैयार जरूर किया जाएगा। और 3 अक्टूबर को ही न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट से संबंधित तमाम पत्रकारों को, जो अभी न्यूज क्लिक से जुड़े हैं और जो काम करके छोड़ चुके हैं, उन सब के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी होती है। लगभग 46 पत्रकारों से पूछताछ होती है। अभिसार शर्मा समेत बहुत सारे लोगों के घरों पर तथा अन्य ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी की गई। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बाद में छोड़ भी दिया जाता है। बहुत सारे पत्रकारों के मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह गैर लोकतांत्रिक तो है ही, गैर कानूनी भी है और अमानवीय भी है। पुलिस को जांच का अधिकार है, वो जांच करे, मगर आप खुद ही सोच कर देखिए, सोशल मीडिया पर कोई भी पत्रकार या मीडिया संस्थान मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से ही काम करता है। यदि आप उसका ये सिस्टम ही ले लें तो फिर सारा काम ठप हो जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया की जो पत्रकारिता है उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका का माध्यम भी यही है। यदि पुलिस इस तरीके से मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लेगी तो क्या ये उनकी आजीविका पर भी आघात नहीं है? मगर इन सब के बावजूद न्यूज क्लिक के पत्रकार उर्मिलेश समेत तमाम पत्रकारों का ये साफ साफ कहना है कि हम न पहले मैनेज हुए और न ही आगे मैनेज होंगे। हमारे जीवन का एक ही सार है निष्पक्ष पत्रकारिता, और वो हम करते रहेंगे। यानी साफ साफ कहें तो अपन झुकेगा नहीं। और शायद ये बात उन लोगों को भी पता है जो स्वतंत्र पत्रकारों को डराने, धमकाने या झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ ये साफ साफ कहा जा सकता है कि जो भी स्वतंत्र पत्रकार हैं वो मैनेज नहीं होंगे। इसे लेकर जितने आश्वस्त वो खुद हैं, उससे कहीं ज्यादा ये सरकार आश्वस्त है। लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर अचानक छापेमारी होती है और पूरा का पूरा गोदी मीडिया इस खबर पर टूट पड़ता है। चीन, अमेरिका, भारत सब एक कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि स्टूडियो में बैठकर ही गोदी मीडिया वाले न्यूज क्लिक से जुड़े हुए तमाम लोगों को फांसी चढ़वा देंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, सुशांत सिंह राजपूत यानी रिया चक्रवर्ती, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान या फिर किसी भी मामले में
गोदी मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग करता है, जिस तरीके से हवा बनाता है, उसी तरह का काम एक बार फिर से स्टूडियो में बैठकर ये लोग जज बनते हुए दिखा रहे थे। एक बार फिर से उसी तरीके का नया माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये कोशिश क्यों की गई, नया माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि गोदी मीडिया का ये नया प्रयास और सत्ता की तरफ से ये प्रयास क्या बिहार से निकलने वाली जातीय जनगणना की सुनामी को रोकने के लिए काफी है? लेकिन शायद गोदी मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी इस सुनामी को अच्छे से रोक नहीं पाया। इसके बाद तारीख आती है 4 अक्टूबर। मगर 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर कार्रवाई के पहले ही एक बात और बता दें, पत्रकारों पर हो रही जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर देश भर के बहुत सारे पत्रकार संगठनों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। न्यूज क्लिक पर मंगलवार को ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई के विरोध में बुधवार की शाम को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। इसी बीच देश के करीब 16 प्रेस संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखा, मीडिया के खिलाफ लगातार हो रहे सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने की मांग की। इस पत्र में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने संस्था से जुड़े और पूर्व में अलग हो चुके समेत कुल 46 पत्रकारों से पूछताछ की। पुलिस ने इसमें से कई लोगों के मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं। पत्र में यह भी लिखा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान देखा कि कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ हथियार के रूप में किया जाता है, कैसे पत्रकारों और रिपोर्टरों पर राजद्रोह और आतंकी होने के आरोप लगाकर मामला दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे मुकदमों का प्रयोग पत्रकारों को उत्पीड़ित करने के लिए किया जाता है। इस लेटर में यह बात भी जोर देकर कही गई है कि मीडिया पर हमला सिर्फ इसकी आजादी को खत्म नहीं करता, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। आगे लिखा है कि मीडिया के खिलाफ राज्य की कार्रवाइयां हद से ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारा डर यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जिसमें सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारा सामूहिक विचार यह है कि मीडिया के दमन के लिए हो रहे केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी चीफ जस्टिस को सामने आना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि जांच एजेंसियों के लिए कम से कम 3 दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएं। इसमें पत्रकारों के उपकरणों की जब्ती को कम करने, पूछताछ के नियम बनाने और केंद्रीय एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रावधान निर्धारित किए जाने की मांग शामिल की गई है। आगे इस लेटर में लिखा है कि देश में पत्रकारों पर हमले के कई ऐसे उदाहरण हैं जिनकी जांच के लिए न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए और अभी भी ऐसे मामले जारी हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए हमें आपसे अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यदि अभी भी कार्यवाही नहीं की गई तो सुधार की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। तो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों पर छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद तारीख आती है 4 अक्टूबर और इस दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी गिरफ्तार हो जाती हैं। उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के तरीकों पर भी तमाम तरीके के सवाल उठे। उन्हें भी ठीक उसी लहजे में पुलिस उठाकर ले गई जिस तरीके से पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को टांग कर उठा लिया गया था। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले वो अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। कहा कि चिंता मत करो, हिम्मत से रहो। मां बार बार कह रही हैं कि मेरा बेटा एकदम ईमानदार है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक कथित शराब घोटाले को लेकर पिछले करीब 15 महीने से भाजपा उसी की आड़ में हम पर आरोप लगा रही है। 15 महीनों में 1000 जगहों पर रेड की गई, छापेमारी की गई, बहुत सारे अफसर इसमें लगे हुए हैं। लेकिन 15 महीने बीतने के बाद भी गिरफ्तारी और जांच में आज तक किसी भी एजेंसी को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। जबकि यदि ऐसा कोई घोटाला हुआ होता तो न जाने कितनी संपत्ति बरामद हो गई होती। राघव चड्ढा ने इस पूरी कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया है। उधर संजय सिंह के पिता का कहना है कि मेरे बेटे की जो गिरफ्तारी हुई है भविष्य में इसका परिणाम सुखद होगा, यानी हमारे लिए पॉजिटिव होगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा संजय सिंह के घर पहुंचे थे, उनके पिता से मुलाकात की और साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। गिरफ्तारी से पहले ही संजय सिंह ने कहा था कि मरना मंजूर है, डरना नहीं। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी यदि संसद में दिया गया उनका एक नारा याद न करें तो बेमानी होगी। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र पर जब दुनिया के सबसे बड़े कथित घोटाले का आरोप लगा, कथित फ्रॉड का आरोप लगा, तब संजय सिंह संसद में नारा दे रहे थे कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। और तमाम शोरगुल के बीच उनकी आवाज अलग ही गूंज रही थी। लोग कहते हैं कि तभी से सरकार की नजरों में संजय सिंह गड़े हुए हैं। संसद की कार्यवाही से कथित तौर पर बेहद मामूली बात पर भी संजय सिंह को बाहर कर दिया गया। कई दिनों तक वो संसद परिसर में धरना देते रहे। ठीक ऐसा ही व्यवहार पिछले दिनों संसद के कई और सदस्यों के साथ किया गया। वैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी कि कभी भी संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर जानकार ये भी कहते हैं कि आज की सत्ताधारी दल के लोग बहुत सारे दांव बचा कर रखते हैं, मौका आने पर उसे निकालेंगे। याद करिए मोदी सरनेम वाला मामला, जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया था वो खुद ही पहले उसको टाल रहा था। और जैसे ही गौतम अडानी का मामला सामने आया, राहुल गांधी संसद भवन में ये वाली फोटो दिखाने लगे और पूछने लगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तभी मोदी सरनेम का मामला तेजी पकड़ता है और कुछ ही दिनों के भीतर सारी कार्रवाई हो जाती है, सुनवाई हो जाती है और सजा सुना दी जाती है, और सजा भी ऐतिहासिक। इसके बाद किस तरीके से राहुल गांधी को संसद और घर
दोनों से बाहर कर दिया गया, यह भी आप सबने देखा। कहा जा रहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी की तलवार बहुत पहले से ही तैयार थी। ठीक इसी तरीके से न्यूज क्लिक पर कार्रवाई की व्यवस्था भी बहुत पहले से बनाई गई थी। इंतजार था सही वक्त का, ऐसा वक्त जब ध्यान भटकाने के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जा सके। और अब जब सामने जातीय जनगणना की सुनामी हो तो बड़े से बड़ा हथियार भी छोड़ना ही पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि यदि पत्रकारों पर छापेमारी, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी नीतीश कुमार ने जो सुनामी पैदा की है उसका वेग कम नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाएगा। इस सवाल के जवाब में बहुत सारे लोग सत्यपाल मलिक को याद कर रहे हैं। आपको भी याद ही होगा, उन्होंने कहा था कि 2024 से पहले बहुत कुछ किया जा सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, यहां तक कि उन्होंने दुष्ट बोल दिया था, मगर देश को चेताया था कि सावधान रहिए, कुछ भी किया जा सकता है। एक बात और ध्यान देने वाली है, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अगला नंबर किसका है, और जैसा कि पहले से संदेह जताया जा रहा था पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो सकती है। और वीडियो शूट होते समय ही यह खबर आई है कि वहां पर ईडी ने लगभग 13 स्थानों पर छापेमारी की है टीएमसी से जुड़े हुए नेताओं के यहाँ। ये भी हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें और भी जगहों पर छापेमारी चालू हो और पूरा अलग माहौल बनाने की तैयारी चालू हो। ऐसे में जानकार अब ये भी संदेह जता रहे हैं कि जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण ये बहुत ही बड़ा मामला है, जिसकी काट बीजेपी के पास फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। और इस मुद्दे को दबाने के लिए, छुपाने के लिए हर दिन नई नई कहानी जनता के सामने परोसी जा सकती है। ये बात कितनी चौंकाने वाली है कि राजधानी में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी जुटते हैं और वो खबर उसी दिन गायब कर दी जाती है। हमने जो वीडियो बनाया था उस पर तो आपने देखा है किस तरीके से खेला हो गया। खबर यह भी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे पर भी कोई एक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो काम चालू हो गया हो। पिछले कुछ सालों में ईडी नाम की सरकारी एजेंसी पर भयंकर तरीके से आरोप लगे हैं। ऐसा कोई राजनीतिक दल शायद नहीं बचा होगा जिसका कुछ राजनीतिक वजूद हो और वो ईडी के प्रकोप से बच गया हो। कई बार ईडी की कार्रवाइयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा। ईडी के जो चीफ थे उनकी नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए गए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से ईडी के चीफ को कुर्सी पर बिठाया गया है, यानी कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुग्राम स्थित एक समूह निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तगड़ी वाली फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की हर कार्यवाही पारदर्शी एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही इस मामले में ईडी ने जो गिरफ्तारी की थी उस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और यहां तक कह दिया कि एजेंसी प्रतिशोध यानी बदले की भावना से काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में यह पता चलता है कि जांच एजेंसी अपने कार्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ईडी की कार्रवाइयों को देखकर लताड़ लगाते हुए यह कह रहा है कि ये एजेंसी अपने कार्यों का निर्वहन करने में फेल है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी केवल इस आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती कि वो व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोपी पूछताछ में गोलमोल जवाब देते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ईडी तलब किए गए व्यक्ति से हर हाल में कबूलनामा देने की उम्मीद नहीं कर सकती। यानी कि यदि ईडी के अधिकारी ये सोचते हैं कि सामने वाले से जो भी सवाल किया जाए, आरोप लगाया जाए, सामने वाला उन सब में हामी भर दे, तो ये नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह भी कह दिया कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए लिखित में कारण देना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिल रही फटकारों का कितना असर होगा, जमीन पर क्या दिखेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। किसी की गिरफ्तारी, पूछताछ या मोबाइल लैपटॉप जब्त करने के लिए नियम कानून तो बहुत सारे होते हैं, मगर नियम कानून उनके लिए होते हैं जो इन्हें मानते हैं। पत्रकारों की गिरफ्तारी और छापेमारी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया था और कहा था कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और लोकतांत्रिक है। कैसे पुलिस किसी का मोबाइल लैपटॉप सब कुछ जब्त कर सकती है, वो भी हवा हवाई। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल गुहा ठाकुरता से जब एएनआई और पीटीआई के पत्रकार सवाल पूछने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी महान हैं, मोदी जी भगवान का अवतार हैं, और पूछिए ना सवाल और पूछिए। यानी इन दो छोटी छोटी लाइनों से इन्होंने ये बता दिया कि देश का मीडिया क्या सुनना चाहता है और सरकार क्या सुनवाना चाहती है। वैसे यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, प्रांजल गुहा ठाकुरता वही पत्रकार हैं जिन्होंने अमेरिका से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से बहुत पहले ही परम मित्र के मामले में बहुत सारी चीजें सामने रख दी थी और बड़े बड़े खुलासे किए थे। अब परम मित्र पर खुलासा करने वाला स्वतंत्र पत्रकार स्वतंत्र कैसे घूम सकता है? कभी न कभी रिएक्शन तो होगा ही। हालांकि रिएक्शन ऊपर बहुत पहले से चल रहा है। अडानी ग्रुप ने भी संभवतः कुछ मुकदमे किए हैं प्रांजल गुहा ठाकुरता पर। उधर देश के प्रधानमंत्री के हाल फिलहाल के कई सारे भाषण भी भयंकर विवादों में घिर गए हैं और सवाल उठने लगा है कि क्या अब उनकी जेब भाषणों के लिए पूरी तरह से खाली हो चुकी है और जेब में हाथ डालकर, जेब को फुलाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ है, भले ही वो तथ्यहीन क्यों ना हो, भले ही वो मनगढ़ंत क्यों ना हो, भले ही वो पूरी तरह से झूठ क्यों ना हो। हाल ही में पीएम मोदी ने पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हालांकि ये बात बीजेपी की तरफ से बहुत पहले से कही जा रही है, पहली बार नहीं है। सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी भी वही काम कर रहे हैं कि झूठ को बार बार बोलो, सच लगने लगता है। जबकि यदि आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस भाषण को सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि देश में जो भी SC
SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें विशेष रूप से मुस्लिम यानी जो भी पिछड़े हुए हैं उन सब का देश के संसाधनों पर पहला हक है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बातें कही थी उसमें देश के पिछड़े लोगों की चर्चा हो रही थी, ना कि सिर्फ मुसलमानों की। अब इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए अलग ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हम आपको उनका वीडियो तो नहीं दिखा सकते, हमारी मजबूरी है। दिखा दिया तो तुरंत IT सेल के गुर्गे खेल शुरू कर देंगे, बिना दिखाए तो स्थिति ऐसी है कि वीडियो चलने नहीं दी जा रही है। बहरहाल पिछले दिनों आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से राजस्थान में जाकर अपराध को लेकर प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें कही जो तथ्यों के आधार पर झूठ नजर आ रही थी। उन्होंने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बताया, जबकि इस मामले में उत्तर प्रदेश हालिया आंकड़ों के अनुसार नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और राजस्थान का स्थान 8वें नंबर पर आता है। अब छत्तीसगढ़ चलिए, यहां पर भी प्रधानमंत्री कुछ बातें कह रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनिए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की हालत खराब कर दी है, हर कोई इस सरकार से तंग आ चुका है, राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ अपराध दर को लेकर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब इस बयान पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो यहां की जनता के सामने झूठ परोसकर चले जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ का क्राइम रिकवरी रेट 99% है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पीएम मोदी कोई भी आरोप लगा सकते हैं। वैसे चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जिस प्रधानमंत्री के कहने पर मणिपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों में जनता ने डबल इंजन लगा कर दिया, उस मणिपुर और हरियाणा का क्या हाल हुआ है वो आप देख रहे हैं। मणिपुर पिछले 5 महीनों से जल रहा है, वहां खुद वहां के बीजेपी नेता और पदाधिकारी भी पीड़ित नजर आ रहे हैं। मणिपुर की भाजपा अध्यक्ष कहती हैं कि कभी भी उनका घर जलाया जा सकता है। स्थिति इतनी खराब है कि 5 महीने से देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जा नहीं पाए। अब सवाल यह है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को किसी अन्य राज्य की कानूनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार बचा है? जो प्रधानमंत्री मणिपुर में 150 से अधिक लोगों के मारे जाने, हजारों लोगों के बेघर होने, सैकड़ों पूजा स्थलों को जलाए जाने के बाद भी मणिपुर का म तक नहीं बोल पाते हैं, वो मणिपुर का नाम तक नहीं ले पाते हैं, वो विपक्षी सरकारों को कानून व्यवस्था के मामले में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गजब का विश्वगुरु बन रहा है भारत। और इतना ही नहीं, एक और जबरदस्त बात उन्होंने कही, लोग इसका सोशल मीडिया पर खूब माखौल उड़ा रहे हैं, मगर मुझे लगा कि पीएम ने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरा ताप सहन नहीं कर सकता, यानी फूंका जाएगा, जल जाएगा। इस पर लोग कहने लगे कि क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मगर मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा। यदि आप गैस के चूल्हे को देख लें तो जलती हुई लौ के आसपास कोई नहीं बैठ सकता है, वहां आग लगती है, जलन होती है, लेकिन यदि चूल्हे के नीचे बैठ जाया जाए तो आग नहीं लगती, क्योंकि ताप वहां नहीं पहुंचता है। शायद इसी के तहत जिन भी विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें अपने नीचे बिठा लेते हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है। आप भी उन नामचीन चेहरों को देखते जाइए जिन पर खुद बीजेपी के बड़े नेता और स्वयं प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, और बाद में कहीं अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं तो कहीं अपनी सरकार में। बस टकटकी लगाकर आप देखते जाइए। नारायण राणे जमीन घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, सिंचाई घोटाला, अजीत पवार, ये मामला तो ताजा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला, उसके 4 दिन बाद ही पता चला कि अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, बाकी लोगों को अलग अलग मंत्रालय सौंप दिए गए। कांग्रेस ने व्यापक घोटाले को लेकर शिवराज सिंह चौहान को भी याद दिलाया है। शारदा घोटाला, हेमंत बिश्व शर्मा को याद कर लीजिए, आज वो बीजेपी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री बताए जाते हैं, कभी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने 50% घोटाला का आरोप लगाते हुए कर्नाटक से बोम्मई को भी याद दिलाया है। 2000 करोड़ का घोटाला पेमा खांडू, रघुवर दास और माइनिंग घोटाले का आरोप लगाते हुए येदियुरप्पा का नाम भी याद दिलाया गया है। और अंत में इस वीडियो में पीएम मोदी के मित्र को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया गया है। मगर इस वीडियो में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री का वो भाषण सुनाई दे रहा है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, दिन भर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में पहुंचकर पीएम मोदी को झूठों का सरदार कह दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी लोगों को गारंटी देते हैं बेरोजगार रखने की, हमेशा कांग्रेस की सरकार को गिराने की सोचते हैं। देश की सरकार 2 लोग ही चलाते हैं, एक मोदी और दूसरे अमित शाह, इसके अलावा किसी और को कुछ पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मोदी जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो कांग्रेस को बदनाम करके जाते हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी मिलती है कि हमारी बात सुनो, नहीं तो ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि देश की सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी बेचने का काम कर रहे हैं। LIC, BSNL सबका उन्होंने निजीकरण कर दिया, वे एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को खराब कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय जाते हैं और झूठ बोल कर आते हैं, झूठों का सरदार है वो। 2 करोड़ नौकरी किसी को नहीं मिली, 15 लाख रुपया किसी को नहीं मिला, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की सरकार बनती है, यानी पीएम मोदी जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं वहां कांग्रेस की सरकार बनती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि हमारे नेता लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मगर मोदी जी दूरदर्शन हैं, दूर से दर्शन देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल बार बार वही उठता है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को आए दिन तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोलने की जरूरत क्यों
क्यों पड़ रही है? वो जानबूझकर गलत बोलते हैं या फिर उन्हें गलत आंकड़े दिए जाते हैं? तो क्या अधिकारी इतने माने हैं, उनके लोग इतने मनमाने हैं कि झूठ बुलवाते हैं प्रधानमंत्री से? मगर कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है कि पीएम मोदी सरेआम मंचों पर खड़े होकर ऐसे निराधार तथ्य क्यों प्रस्तुत करते हैं जिन्हें साफ साफ झूठ कहा जा सकता है? क्या उन्होंने ये मान लिया है कि चाहे कुछ भी बोलना पड़े, चुनाव जीतना चाहिए, वो सच हो या झूठ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? यहाँ एक बात और समझने वाली है, साल 2014 और उसके बाद के कुछ चुनाव तक बहुत सारे झूठ बोले गए, तब उसका फैक्ट चेक करने और जनता तक पहुंचाने के माध्यम बहुत कम थे या न के बराबर थे। असलियत बताने वाले न के बराबर थे। आज उनकी संख्या बहुत है। हालांकि अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सारे झूठों की असलियत जनता तक पहुंच जाती है, मगर इतना तो है कि जो भी सच जानना चाहते हैं उन्हें सच का पता चल जाता है। बहरहाल देखते जाइए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कितने बड़े बड़े झूठ आपके सामने बरसते जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।